नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज आपके निवेश से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, जहां पर बात होगी सोने की। जी हां, हमेशा म्यूचुअल फंड्स की तो बात करते ही हैं मनी मंत्रा पे, लेकिन आज शुरुआत होने वाली है। हम बात करेंगे सोने में आपको कैसे निवेश करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, कैसे रणनीति अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बाजार की गिरावट और कमजोर रुपए ने बढ़ाई सोने की चमक। क्या ये सही वक्त है सोने में निवेश करने का, बताएगा मनी मंत्रा। क्या है सुकन्या समृद्धि योजना, क्यों जरूरी है बेटी की पढ़ाई और उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना, जानिए मनी मंत्रा से। और मनी मंत्रा आपको बताएगा म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या है अंतर। साथ ही निवेश से जुड़े तमाम सवालों के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। चलिए आज शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा कि हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सोने में निवेश की, और आपको बताएंगे कि कैसे अपनी रणनीति यानी अपनी आर्थिक रणनीति में आपको सोने में निवेश बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। शुरुआत होगी इसी से। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल, और साथ ही हमारे साथ है निर्मल बंक के कमोडिटी रिसर्च हेड कुणाल शाह। दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। कुणाल, आपके पास ही आऊंगी सबसे पहले। सोने की चमक कितनी बढ़ सकती है, अपना निवेश में सोने में कितना बढ़ाऊं? जी, अभी आप देखेंगे पूरे विश्व में जितने भी सेंट्रल बैंक्स है, उन्होंने जो पैंडेमिक आया था वो टाइम पे जो लिक्विडिटी लॉन्च की थी मार्केट में, तो ये सभी वर्ल्ड के टॉप 4 सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट $11 ट्रिलियन से एक्सपांड होके $30 ट्रिलियन चली गई है। तो आप सोचिए, इंडिया नेक्स्ट 4 साल में $2.5 से $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है अगर, तो इतना लिक्विडिटी, आज हम लोग बात करें $20 ट्रिलियन की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई है। तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया उसके कारण, और आगे जाके ये लिक्विडिटी है ये सकआउट की जा रही है सिस्टम में से। ये फियर है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अनसर्टेनिटी आने वाले 3-4 महीने में बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। और गोल्ड इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ अनसर्टेनिटी, गोल्ड इज द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ फियर इन द मार्केट। तो जो फियर फैक्टर है वो बढ़ना चालू हो गया है, तो इसके कारण गोल्ड का भविष्य आने वाले 6-8-10 महीने का बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आने वाले 3-4 सालों का गोल्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। चलिए, तो ऐसे में जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में सोने में निवेश कर रखा है उनके लिए तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में मुझे अपने पोर्टफोलियो को अगर रीबैलेंस करना हो पंकज जी, तो सोने में निवेश कितना रखा जाए और कितना बढ़ाया जाए? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी इस तरह का उतार चढ़ाव का माहौल आता है, जहां पर भी हम देखते हैं, जब भी हम देखते हैं कि थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता का माहौल है, तो सोने की जो एक सेफ हेवन अपील है उसमें बढ़त आ जाती है। अब मुझे ये बताएं कि मौजूदा हालात में किसी ने अगर शुरुआत करनी है अपने इन्वेस्टमेंट की, इसके तमाम पहलुओं पर हम बारी बारी करके बात करेंगे। पहला सवाल यही है कि अगर किसी को शुरुआत करनी है तो बेहतर और सबसे बढ़िया तरीका निवेश करने का सोने में कौन सा है? देखिए, यदि आपको लमसम में करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छी चॉइस है, और हर महीने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के नए ट्रांच ओपन होते हैं, तो उसमें किया जा सकता है या फिर सेकेंडरी मार्केट में भी किया जा सकता है। लेकिन यदि हम लंबी अवधि के हिसाब से बात करें कि आपको एसआईपी करनी है, तो फिर म्यूचुअल फंड में, गोल्ड फंड में एसआईपी की जा सकती है, और या फिर गोल्ड ईटीएफ भी बाय किया जा सकता है। तो आपके पास में ये 3 चॉइसेस हैं, जो कि फाइनेंशियल फॉर्म में आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं, लेकिन अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड अच्छी चॉइस है। कुणाल हमारे साथ है, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सोने की चाल जो है वो किस कीमत तक पहुंचेगी। आपने कहा कि आने वाले वक्त में तो हम सोने की कीमतों में इजाफा देखेंगे ही कुणाल, लेकिन ये जो ट्रेंड है ये 4 से 5 साल तक बरकरार भी रह सकता है। मौजूदा स्थिति से कितनी बढ़त या तेजी की आप संभावना यहाँ जता रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इंडियन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो 45-46,000 के नीचे गोल्ड नहीं जाएगा, और ऑन द अपसाइड 53 फर्स्ट एंड 55 सेकेंड टारगेट। सो मुझे लग रहा है कि
नेक्स्ट 2022 में गोल्ड आपको 55,000 का रेट ट्रेड करता हुआ दिखाएगा. सो कंजर्वेटिवली 10 to 12% अपसाइड मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट करता हूँ नेक्स्ट साल. ऑलराइट, तो ऐसे में बारीकी से हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर एक चर्चा करना चाहते हैं पंकज जी, जो फिलहाल मौजूदा स्तर में हम देखें तो सबसे दिलचस्प तरीका है और निवेशकों में इसको लेकर काफ़ी अच्छा खासा उत्साह भी है. मार्केट प्राइस से लगभग आपको 2.5% के आसपास ज़्यादा इस पर ब्याज मिलता है. निवेश की प्रक्रिया इसमें कैसी होगी? देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई इशू करता है, तो ये सॉवरेन नाम ही है, तो मतलब गवर्नमेंट की गारंटी है इसके ऊपर. और ये प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट वाला, उसके बराबर ही है. यानी कि एक बॉन्ड जो इसका है वो 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर है. अब इसमें बाय करने के 2 तरीके हैं. या तो आप डीमैट अकाउंट में इसको बाय कर सकते हैं, और अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो विदाउट डीमैट अकाउंट भी आरबीआई की बुक में आप इसे बाय कर सकते हैं. तो यानी कि आप फिजिकल फॉर्म एक तरह से मतलब बाय कर रहे हैं विदाउट डीमैट, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसका, और वो आरबीआई के अकाउंट में रजिस्टर हो जाता है. तो इस तरह से बाय कर सकते हैं. आप किसी भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू बाय कर सकते हैं. आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या दूसरे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक्स हैं उनके जरिए बाय कर सकते हैं, या आप स्टॉक एक्सचेंजेस के जो भी ब्रोकर उन डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं. तो ये बाय करने का तरीका है. और एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक बाय कर सकता है. तो मेरे हिसाब से ये अमाउंट भी काफी बड़ा है. घर में हर व्यक्ति, इवन माइनर के नाम से भी आप अलग से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कुणाल, जिस तरह का ट्रेंड सोने में हम देख रहे हैं, अब ऐसे में अगर आपने कहा कि आउटलुक तो काफ़ी ब्राइट है और ऐसे में कीमतों में इजाफा भी आएगा, इसके पीछे अगर मैं घरेलू ट्रिगर्स को भी काउंट इन करना चाहूँ, हमेशा हम देखते हैं कि सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार को फॉलो करता है. घरेलू ट्रिगर्स के लिहाज से कौन से ज़रूरी अहम बातें हैं जो सोने की चाल पर प्रभाव डालेंगे? आई थिंक जो गोल्ड की जो डिमांड होती है, जो 2 डिमांड होती है, ज्वेलरी डिमांड और फियर डिमांड. तो जो ज्वेलरी डिमांड है उसे हम लव डिमांड कहते हैं, फियर डिमांड को हम इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं. तो गोल्ड का अगर ये साल आप देखेंगे तो इंडिया का लास्ट 6 महीने में ज्वेलरी डिमांड बहुत एग्रेसिवली बढ़ा है, फिर भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ नहीं पाए. सो आई थिंक डोमेस्टिक फैक्टर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो है ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज या जीएसटी. गोल्ड पे जीएसटी लगेगा, जीएसटी का स्लैब बढ़ा दिया जाएगा. ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट आता है बजट या बजट के पहले, देन आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो डोमेस्टिक फैक्टर से चेंज इन ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड जीएसटी, ये 2 चीज़ पे ध्यान रहेगा इन्वेस्टर्स का. कुणाल, जब भी आपसे बात होती है आप हमेशा कहते हैं कि सोने की जब भी कीमतों में तेज़ी की बात होना तो लोग फिजिकल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खरीदनी शुरू कर देते हैं, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि फिजिकल ज्वेलरी से हमारा मोह नहीं जाता है. भारतीयों को सोना बहुत पसंद है और ज्वेलरी और फिजिकल गोल्ड के तौर पर तो बहुत ज़्यादा. अब तक कैसी फिजिकल डिमांड देखी गई है और क्या इसमें इजाफा आता हुआ हम देखेंगे, क्योंकि आप तेज़ी का आकलन यहाँ पर लगा रहे हैं? लास्ट 6 महीने में गोल्ड की ज्वेलरी डिमांड इंडिया में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2020 इट्स कंजर्वेटिवली अप बाय 30-40%. सो बहुत ही अच्छा हमने रिकवरी देखा है गोल्ड की डिमांड में. और ज्वेलरी डिमांड जैसे हम देख रहे हैं फिर से शादियाँ होनी स्टार्ट हो गई है, और लॉकडाउन के बाद अभी थोड़ा जो रिलैक्सेशन फेज है, सो पेंटअप डिमांड थी वो भी आई है मार्केट में, और जो एक्चुअल डिमांड है जो हर साल आती रहती है इंडिया में, तो वो भी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो मेरी राय में ये डिमांड लास्ट 6 महीने में ये रीज़न के कारण बहुत बढ़िया रही है, और आने वाले टाइम में भी मुझे ज्वेलरी डिमांड तो अच्छी नज़र आ रही है. तो पंकज जी, यही वो दर्शक और निवेशक हैं जिनको हम समझाना चाहते हैं कि और भी बढ़िया एवेन्यूज़ हैं सोने में निवेश करने के. बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि गोल्ड फंड में भी दिलचस्पी रखते हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की क्या अहमियत है और कैसे उसमें निवेश करना चाहिए, पंकज जी ये तो आपने बताया, लेकिन क्या गोल्ड फंड को भी एक जरिया हमें मानना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो कि फिजिकल बाइंग को कंसिडर नहीं करना चाहते? बिल्कुल, देखिए फिजिकल बाइंग तो जहां तक ज्वेलरी का सवाल है वो तो कंजम्पशन है, वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. हम बात कर रहे हैं कि अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए. तो ऐसे में डेफिनेटली गोल्ड फंड भी एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हैं.
तो आपने पोर्टफोलियो में अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कर लीजिए कितने अमाउंट की एसआईपी करना चाहते हैं। और आप जैसा किसी भी एसआईपी में होता है कि कभी भी बंद करना चाहें तो आप उसे बंद भी कर सकते हैं। आपको रिडम्पशन करना हो यूनिट्स का तो वो भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से गोल्ड फंड्स को भी आपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। लेकिन ये ध्यान रहे कि देखिए हम बात कर रहे हैं कि अभी आने वाले कुछ समय में गोल्ड में तेजी देखी जाएगी, लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो गोल्ड से आप बहुत अच्छे रिटर्न्स या वेल्थ क्रिएशन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए अच्छा है। तो मेरा अगेन यही सजेशन होगा कि 10-15% के आसपास ही एलोकेशन रखें। तो आपने अगर मतलब 5-6 एसआईपी की हुई हैं सेम अमाउंट की, तो एक एसआईपी आप गोल्ड की भी इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन ये सोचकर कि इस वक्त पर अगले 4-6 महीने में गोल्ड में अच्छी तेजी देखी जाएगी, वो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम बात करें तो फिर वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप 10-15% का ही एलोकेशन गोल्ड में करें। बिल्कुल कुणाल, मैं चाहती हूँ कि एक बार एमसीएक्स पे जो कीमतें हैं और जितनी तेज़ी की आप बात कर रहे हैं उसका आकलन किस लेवल तक आप जता रहे हैं उसके बारे में दर्शकों को बताएं। आपने कहा कि तेज़ी का माहौल तो है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? कुणाल, आप शायद म्यूट पर हैं। जी मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 साल गोल्ड हर साल आपको 10 से 12% का रिटर्न एवरेज देगा। सो प्राइसेस ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे, वॉलेटिलिटी भी आएगी, बट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स 10% से 12% CAGR से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव व्यू आई हैव फॉर गोल्ड। सो अगर वो लेवल से देखेंगे आप, जो मेरी फोरकास्ट है वो हिसाब से, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी गोल्ड नेक्स्ट ईयर समवेयर एट $2100, उसके बाद $2300। सो 21 to $2300 2 से 3 साल में बहुत ही ज़्यादा लाइकली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, आपने समय निकाला। और गोल्ड की कीमतों में जो हम तेज़ी देख रहे हैं, ये कितना बेहतरीन मौका है निवेश की शुरुआत करने का या बढ़ाने का, और क्या लेवल्स हम देख सकते हैं, इस पर रणनीति सुझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, शो को हम आगे बढ़ाएंगे और अब वक्त आ गया है लोगों के सवालों को शो में शामिल करने का, जहां पर हम उनके सवालों के तो जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही बताएंगे निवेशकों को किस तरह से अपनी रणनीति मौजूदा हालात में रीबैलेंस करनी चाहिए, कोई बदलाव है तो करने चाहिए। लेकिन उस बीच जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अपने सवाल भी अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। हम लाइव हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, आप चाहें तो अपने सवाल हमें ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और नंबर आपकी स्क्रीन पे एक बार फिर से फ्लैश हो रहा है, 9619873567। और हमारे पहले दर्शक राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राहुल नमस्कार, कैसे हैं आप? आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से। ओके, आपने अपने पोर्टफोलियो में 10 इक्विटी फंड रखे हैं। मुझे ये बताएं। तो फिलहाल 7 है। अच्छा, आप 3 से निकल गए? नहीं निकला हूँ, मतलब अभी तक है नहीं वो, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को और एक में भी ऐड करना है शायद। जो साथ में आपने रखे हैं, तो आप किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल प्लानर को? नहीं, कंसल्ट तो नहीं किया हूँ, मैं खुद ही थोड़ा अपडेटेड रहने की कोशिश करता हूँ, उस हिसाब से मैंने ही खुद ही चुना था। 2 फ्लेक्सी कैप है आपके पास, एक बैलेंस एडवांटेज है, आपने 2 मिड कैप, एक स्मॉल कैप भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। इसके अलावा आपको एक और स्मॉल कैप चाहिए? नहीं, स्मॉल कैप नहीं भी होगा तो चलेगा, पर मैं एक लार्ज एंड मिड कैप, नहीं तो और एक मल्टी कैप फंड दोनों के अंदर, क्योंकि मैं मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर रखना चाहता हूँ, बाकी जो मिड कैप है उसमें थोड़ा कम रखना चाहता हूँ। बाकी आप लोग रिव्यू करके जैसे बताएंगे। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप या मल्टी कैप के अंदर ही मैक्सिमम मतलब 60% 50% एक्सपोजर उसके रखना चाहता हूँ। कोई खास वजह है इसके पीछे? तो उस पर उतना मतलब ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, तो वो लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं मतलब जो भी फंड चूज करूँ, मैं चाहता हूँ कि लॉन्ग टाइम कंटिन्यू करूँ, चेंजेस ना करना पड़े। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि आप थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो बना रहे हैं? स्टेबिलिटी की तो जरूरत होती है ना पोर्टफोलियो में।
हाँ, पर मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप जितना भी है 70% टू 75% ऑलमोस्ट लार्ज कैप पे ही है, तो इसीलिए मैं उसी पे ज्यादा मतलब, इसलिए मेरा भी जो है मतलब लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप पे ही ज्यादा, फ्लेक्सी कैप पे ज्यादा रख रहा हूँ, इसलिए वैसे मेरा 60% पोर्टफोलियो उस पे रहेगा, तो 50% लार्ज कैप वहां से आ जाएगा, इस हिसाब से रखा था। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा राहुल, आप बाजार को इतना समझते हैं, आप कम से कम पढ़ते लिखते रहते हैं मेरे ख्याल से बाजार को लेकर, इसलिए आपका एक व्यू है, आप समझते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या होती है और रिस्क क्या होता है। लेकिन फिर भी पंकज जी, जब हम किसी रणनीति की बात करते हैं ना, तो उसमें स्टेबिलिटी, मुनाफा तो आपको देखना ही है, आपको रिस्क भी देखना है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो स्टेबल भी होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में भले ही आपके पास लार्ज कैप का ज़्यादा एक्सपोजर हो, लेकिन फिर भी पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर हम देखें तो आपको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है जो आपके पोर्टफोलियो को वॉलेटिलिटी के समय में होल्ड कर सके। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको लार्ज कैप और ब्लू चिप्स पे थोड़ा सा ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, स्पेशली जो गिरावट का माहौल चल रहा है उसमें आपके पोर्टफोलियो को संभालने के लिहाज से। बताएं, राहुल ने पोर्टफोलियो में एक तो 7 फंड रखे हुए हैं जिसको मेरे ख्याल से हमें कम कर देना चाहिए, आप बताएंगे कैसे होगा ये, और साथ ही स्टेबिलिटी कैसे दी है इनके पोर्टफोलियो को? जी, राहुल क्योंकि ये कह रहे हैं कि उन्हें और बढ़ाने हैं, वो 10 फंड रखना चाहते हैं, 7 रखे हैं और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने एक ही कैटेगरी में 2 स्कीम रखी या ज्यादा स्कीम रखी तो उनमें ऑलमोस्ट सेम ही स्टॉक होंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और यदि डिफरेंट स्टॉक्स होंगे तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो इसके लिए यदि आपके पास एक कैटेगरी में एक ही स्कीम हो तो बेहतर है, या पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा हो तब आप एक से ज्यादा 2 सोच सकते हैं। बट आपको ये सोच के 10 स्कीम करनी है तो मेरे हिसाब से ये कुछ अच्छा नहीं है। बट फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, हालांकि राहुल ने बहुत अच्छी बातें बताई कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज्यादा है इस वक्त पर फ्लेक्सी कैप में, लेकिन ध्यान रहे कि फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इस वक्त पर लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे भी ऐसा रहेगा। अगर कभी भी किसी फंड मैनेजर को ऐसा लगेगा कि उन्हें स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो आपके हिसाब से थोड़ा ऐसा रहे कि वहां पे हर वक्त लार्ज कैप भी रहे, मिड कैप रहे, स्मॉल कैप रहे, तो मेरे हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी के फंड भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो फंड ऐड करने हैं, क्योंकि आपने खुद ही बोला है कि आपको लार्ज एंड मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में ही बताना है, तो लार्ज एंड मिड कैप में आपको बोलूंगा कि आप एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड को कंसिडर कर सकते हैं। ये एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। तो थोड़ा सा स्मॉल कैप इसमें नहीं रहेगा, लार्ज एंड मिड कैप ज्यादा रहेगा, ये बेहतर रहेगा। और साथ ही जब इतना डाइवर्सिफिकेशन आप कर ही रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक आपको इंटरनेशनल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल फंड का इंडिया के साथ में थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं रहता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंडियन फंड्स अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं उस वक्त यूएस इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो उस हिसाब से आप एक इंटरनेशनल फंड को भी शामिल करें। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस रहेगी। और साथ ही यदि स्मॉल कैप को करना है, थोड़ा सा मैं आंसर ये लंबा हो रहा है क्योंकि आपने नाम दिए हुए, तो स्मॉल कैप में आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को कंसिडर कर सकते हैं अगर करना हो अलग से तो। चलिए राहुल, कोई और सवाल आपने पूछना है? एनपीएस में आपका निवेश बरकरार है, मेरे ख्याल से इसमें आपको रहना चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के लिहाज से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पोर्टफोलियो में कुछ और भी रिटायरमेंट को लेकर फंड्स शामिल कर रखे हों या आप आगे चलकर करेंगे। एनपीएस पे आप कोई कमेंट देना चाहते हैं पंकज जी? रिटायरमेंट के हिसाब से अगर किया हुआ है कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ध्यान रहे जब आप यंग हैं तो 75% एक्सपोजर जो कि मैक्सिमम अलाउड है वो आप इक्विटी में रखें। तो क्योंकि वहां पर आपके पास में एसेट क्लास की चॉइस है, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, तो इक्विटी में मैक्सिमम 75% रखा जा सकता है और मैं कहूंगा कि उतना आपको रखना चाहिए। राहुल मेरे ख्याल से कुछ पूछना चाहते हैं। राहुल? हाँ, तो मेरे पास अभी बैंक पे भी मतलब ये छोड़ के मेरे पास अभी भी बैंक पे 30 लाख है, तो जिसको अभी मतलब बैंक पे ही है, तो उसको मैं मतलब किस तरह से फिर 30 लाख क्योंकि अभी मार्केट भी 30 लाख 30 ये आपके बैंक के सेविंग्स में पड़े हुए हैं? नॉट सेविंग, मतलब सेविंग और एफडी मिला के।
चलिए, दे रहा है दुरुस्त है। मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि आपने काफ़ी समय तक इसको अपने सेविंग्स में रखा ना हो, क्योंकि ये पैसे को तो आपको बाजार में डालना भी चाहिए, कई मौके भी मिले, आगे भी मिलेंगे। खैर, इसी को विभाजित करना है आपने राहुल? हाँ, इसी फंड, मतलब मैं किस तरह से फिर फंड में कितना, किस पे कितना रखूँ, अगर परसेंटेज थोड़ा बता दीजिए जो फंड है, थोड़ा बस इतना ही लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल, किस्तों में और कितना पंकज जी कैसे, कितना टाइम में आ गया, धीरे धीरे मतलब कितना टाइम फ्रेम में लाऊं? देखिए, पहली बात तो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है। एग्जैक्टली, मैं उसी पर आ रही थी, को... क्योंकि हम आपको बताएं आपको कितने समय तक रहना चाहिए, हम तो बोलेंगे जितना लंबा रुक सकते हैं उतना लंबा रुकिए, लेकिन आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपका कोई लक्ष्य है जिसके तहत आप ये पैसों को डालना चाहते हैं, तो बताएं। नहीं, कोई लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 10-12 ईयर मिनिमम है, इसलिए मैं बोल रहा था मतलब जो भी फंड चूज कर रहा हूँ, मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं इस पे कंटिन्यू करूँ, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस भी आएगा तो थोड़ा कंटिन्यू करूँ जो भी। नहीं, अंडर परफॉर्मेंस आएगी तो उसको ट्रैक करना, ठीक है, निकलना है कि नहीं निकलना वो बाद में वापस से पूछ लेना हमको। लेकिन चलिए, 30 लाख रुपए को किस्तों में कैसे डालें पंकज जी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हालांकि 10 साल आपने कहा, पर अगर आपका बिल्कुल क्लियर नहीं है और ऐसा लगता है कि बीच में भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा पैसा, मान लीजिए 30 लाख है, उसमें से आप 5-7 लाख रुपए बैलेंस एडवांटेज फंड में रख लें। आप चाहे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड में आप इन्वेस्ट करें। तो वहां पर क्या होगा कि वैसे तो अगर अच्छा समय है तो इक्विटी में एक्सपोजर अच्छा ही रहेगा, लेकिन कभी ऐसा लगेगा फंड मैनेजर्स को कि अब इक्विटी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो वो खुद ही वहां से रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा कि आपको पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करनी पड़े। तो इसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड को आप शामिल कर लें। और बाकी जो है 30 लाख में से अगर मैं कहूं कि आपने 7 लाख 8 लाख कर दिया और 22-23 लाख जो भी बचा, उसको अगेन अगर फिर से ये कहूंगा कि अगर बीच में जरूरत नहीं पड़ने वाली है, फिर भी लगने वाली है, मैं कहूंगा उसमें से अगर आप 2-5 लाख रुपए एफडी में या डेट ओरिएंटेड फंड्स में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद करीब 20 लाख रुपए या 18 लाख रुपए जो बचते हैं, वो आप 10 साल के हिसाब से सोच के कि 10 साल तक आप बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाएंगे, आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगले 6 महीने की आप एसटीपी कीजिए, एक साथ मत कीजिए, 6 मंथ की एसटीपी कीजिए, वीकली एसटीपी कर लीजिए। और एसटीपी के बारे में आपको पता होगा, पर फिर भी मैं एक बात दोहरा दूं कि एसटीपी में हम क्या करते हैं, पहले जो पैसा होता है उसको किसी कम रिस्क वाले डेट फंड में, स्पेशली लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इस तरह के फंड में पार्क कर देते हैं। और वहां से हम सेट कर देते हैं कि हर वीक में कितना पैसा उस स्कीम से दूसरी जो टारगेट स्कीम है, जिस इक्विटी स्कीम हम करना चाहते हैं, कितना पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। तो अगर मैंने आपको बोला जैसे कि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, आप इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आपने इस स्कीम में मान लीजिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप पहले इस एक्सेस की लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पैसे को पार्क कर देंगे और वहां से एसटीपी कर लेंगे। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, अगर आपको 20 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है 30 में से, तो आप 5 स्कीम सिलेक्ट कर लीजिए। एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, मैंने ये स्कीम बताई, इसके साथ ही एक और बता दूंगा, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये भी एक अच्छा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सी कैप तो आप पसंद करते ही हैं, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे कि फ्लेक्सी कैप में आप पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं या निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को रख सकते हैं, इसको आप रखिए। और साथ ही आप मल्टी कैप फंड को भी एक शामिल कर लीजिए, और वहां पर मल्टी कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड एक अच्छी चॉइस है। और एक और मैं बताऊंगा, छोटी एएमसी है लेकिन अच्छा फंड है, आप लिख लें तो इसको अच्छा रहेगा, शायद ये स्क्रीन पे ना आ रहा हो। तो यहाँ पर आप एक YouTube पर देख सकते हैं चैनल के, और वहां पर शो को एक बार वापस से व्यू करके फंड के नाम भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल भेजा। उम्मीद करते हैं कि विस्तार पूर्वक जो आपको जानकारी दी है पंकज जी ने, उस पर आप अमल करें। और मनी मंत्रा में हमें और भी दर्शकों के सवाल लेने हैं। बंटी पराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जिनके सवाल का जवाब और सवाल लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।